हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। और आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली आरपीएससी की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो 28 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, उन्हीं पेपरों को मैं यहाँ पर जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। पार्ट ए आप लोगों के लिए मैं बना चुका हूँ, जिसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चनों पर जिक्र हो चुका है। आज हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 50 तक हमने कवर किया था। बेसिकली ये सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य बताया गया था वो ग्रेस कोयले के द्वारा। और मैंने पहले भी बता रखा था कि व्यक्ति की ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार जो है विकास के लिए अवसर प्रोवाइड कराता है, और वहीं व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों, समूह, समुदाय के साथ समायोजन प्राप्त करने में सहायता करता है। ये ग्रेस कोयले का सोशल ग्रुप वर्क में ऑब्जेक्टिव हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 को रिलेट कराता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो सी जाएगा, यानी 3rd ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट, एमपी सेट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों पर खास कर ध्यान दें। और कह रहा है प्रश्न हमारे सामने 51 की कार्य समूहों में संशक्ति के नकारात्मक प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए, श्रमिकों की संतुष्टि तथा उच्चतर उत्पादन। ऑप्शन बी यानी सेकंड, कम श्रम आवर्त एवं अनुपस्थिति। ऑप्शन थर्ड, ए और बी यानी 1 और 2। और ऑप्शन 4 आपसे कह रहा ना ही 1 है और ना ही 2 है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 51 की बात करूं तो सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। यहाँ पर समूह कार्य में जो संशक्ति के सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है, वो श्रमिकों की संतुष्टि और कम श्रम आवर्त और अनुपस्थिति, इनके बारे में जिक्र करता है, जो ऑप्शन नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, गलत कथन को इंगित करना है हमें। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 52 और गलत जो संकेत दिए गए हैं वो हमें यहाँ पे चूज़ करने हैं। तो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो कह रहा है कि एक समूह के भीतर संशक्ति समग्र समूह वातावरण स्थापित करने में सहायता करती है, और ये सत्य है और ये करेक्ट है। इसलिए आप इसे सही कहेंगे। हमें गलत कथन को इंगित करना है। पॉइंट 2 पर बात करेंगे, समूह वातावरण अपेक्षाकृत अस्थायी स्वर और समूहों में अंतः क्रियाओं की गुणवत्ता को संदर्भित करता है। बिल्कुल करेक्ट ये भी है, यानी पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो गए हैं। तीसरा कहता है कि समूह के अंदर संशक्ति समूह को कई लाभ पहुंचाती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है पॉइंट नंबर 4 कि समूह संशक्ति स्वतः, देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, स्वतः संघर्ष रहित समूह को प्रदान करता है, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो जाएगा ऑप्शन 4 वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी लास्ट वाला। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। अच्छा सवाल है, उससे व्यक्तिगत क्षमता और विकास में अंतर को स्वीकार करना चाहिए। 53 आपसे कह रहा है यहाँ पे किसे स्वीकार करना चाहिए, किसको, व्यक्तिगत क्षमता और विकास में। तो व्यक्तियों को स्वयं को समझने में मदद करने का प्रयास करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के प्रति उनके व्यवहार को संशोधित करने में उसकी जो है सहायता भी करते हैं। तो जो ऊपर दिए गए कथन है, यानी उपर्युक्त वाक्य निम्न में से सामाजिक समूह कार्य को सिद्धांत के बारे में दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली बताया क्या गया कि उसे व्यक्तिगत क्षमता विकास में अंतर स्वीकार करता है। तो हर एक व्यक्ति यूनिक है और ये आपको बताता है निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। बड़ा ही आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, और सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, एनेवा टेस्ट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट माना जाएगा। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। और जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, अगर हम बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ये मोड होता है, मीन होता है और मीडियन होता है, एनोवा नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है, डैश में वर्णनात्मक शोध पद्धति जो है उपयुक्त है। मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, मेथड इज अप्रोप्रिएटेड इन। ऑप्शन पहला कहता है कि आपसे व्यवहार विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस, और ऑप्शन सेकंड कहता है इन्वायरमेंटल साइंस, ऑप्शन सी कहता है यानी थर्ड कि अर्थ साइंस, ऑप्शन फोर कहता है जैविक साइंस यानी बायोलॉजिकल साइंस। तो डैश में वर्णनात्मक शोध पद्धति उपयुक्त है, तो सही ऑप्शन इसका जो जाएगा वो बिहेवियर को जाएगा, यानी व्यवहार का जो विज्ञान है इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, ये रैंडम सैम्पलिंग है और रैंडम को यादृच्छिक कहा जाता है। तो यादृच्छिक प्रतिदर्श किस प्रकार के प्रतिदर्श का एक रूप होता है? पहला ऑप्शन आपके सामने कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा यानी संभाव्यता प्रतिदर्श होगा, ऑप्शन सेकंड असंभाव्यता मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करता है, ऑप्शन थर्ड पर्पस यानी सोद्देश्य, ऑप्शन फोर आपसे कहता है स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरीकृत रैंडम सैंपल। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रैंडम प्रतिदर्श किस प्रकार का प्रतिदर्श होगा। तो प्रोबेबिलिटी वाला होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी तो ये है ही है, और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत अगर हम जिक्र करते हैं तो हमारे सामने जैसे कोटा सैम्पलिंग वगैरह आ जाता है उसका पार्ट बनता है। तो पूछा ये कि जो टर्म यूज़ होता है रैंडम वाला वो किस में यूज़ होता है ना। बाकी तो ये तो इसमें यूज़ होता ही है, परंतु ये ऑप्शन आपके गलत हो गई। हमें इस प्रश्न का जो जवाब देना था पहले और दूसरे ऑप्शन से ही देना था। रैंडम किस में यूज़ होता है? तो रैंडम यूज़ होता है पहले वाले में, ठीक है। तो 56 का ऑप्शन नंबर जो पहला है यानी ए वाला, यानी यही आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? देखिए यही प्रश्न अभी एक बार हम लोगों ने अभी फिर देखा है कि फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें अनोवा टेस्ट था, है ना, वो नहीं था। तो उसी जैसा ये भी प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा मीन है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मोड भी है, और अगर हम बात करें तो मीडियन भी है। लेकिन जो मीन डिवीज़न है, स्टैंडर्ड डिवीज़न जिसको हम कहते हैं, तो 57 का सही जवाब जो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जाने वाला है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं है, ठीक है। इसी की जगह एनोवा आया था। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे सामने, और बड़ा ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगर डैश विधियों में सामाजिक मानचित्रण शामिल है, और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो कम्युनिटी वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और ध्यान इस बात पर है कि लोग कैसे भौतिक पहलुओं के बजाय अवकाश को देखते हैं और उससे संबंधित है जैसा कि वे महजूद हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है अवकाश संबंधी सहभागी ग्रामीण अवलोकन। ये बेसिकली स्पेस रिलेटेड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल होता है। सेकंड पॉइंट आपके सामने है कि समय संबंधित सहभागी ग्रामीण अवलोकन टाइम रिलेटेड पार्टिसिपेटर रूरल अप्रेजल है। और थर्ड आपसे कहता है कि संबंध सहभागी ग्रामीण जो है आकलन रिलेशनशिप पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है। और उसमें कहता है फोर्थ में कि इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द दिस। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 होगा इसका सही जवाब जो माना जाएगा वो स्पेस रिलेटेड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कहलाता है, जो सामाजिक मानचित्रण को शामिल करता है और इस बात पर ध्यान देता है कि कैसे भौतिक और अभौतिक पहलुओं के बजाय अवकाश को देखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने है, वैज्ञानिक अनुसंधान में, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें साक्षात्कार को व्यवस्थित तरीके से तैयार और क्रियान्वित किया जाता है ना। मतलब इंटरव्यू इज़ प्रिपेयर्ड एंड एग्जीक्यूट इन सिस्टमैटिक वे। आपका ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट जाएगा? बिल्कुल यह स्टेटमेंट आपका राइट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, सही है। फिर कहता है तर्क की इसका मुख्य कारण पक्षपात और विकृति से बचाना होता है। बिल्कुल ये भी बात सही रहेगा, यानी तर्क यानी रीज़न भी आपका यहाँ पे करेक्ट गया है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ इसकी जो है व्याख्या भी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आप पहले का चुनाव करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 60 के बारे में, पथ विश्लेषण क्या होता है? पथ यानी एक प्रकार से व्हाट इज़ पाथ एनालिसिस। ऑप्शन ए आपके सामने
कह रहा है कि चर और उसकी अंतःक्रिया का प्रतिरूप परस्पर संबंधित है, तो मैं आपसे कहूँगा ये गलत है। केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर प्रत्येक चर को जो महत्व को समझना, ये भी गलत हो जाएगा। और स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच में जो आकस्मिक संबंध हैं, उसके अतिरिक्त धारणा के साथ कई प्रतिगमन विश्लेषण की एक श्रृंखला बनती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 60 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 लेंगे। ये प्रश्न है फॉलो, हमें एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में जो समंक प्रसंस्करण दिए गए हैं, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग है ये, और ये स्टेप ऑफ डेटा के प्रोसेसिंग है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं सोशल रिसर्च में क्या भूमिका हो सकती है, और ये भी आपको बताना है तो सीक्वेंस में हमें यूज़ करना है, क्वेश्चन नंबर 61 का। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है कोडिंग कह रहा है, चेकिंग, एडिटिंग और कंप्यूटिंग कह रहा है। हालांकि ये रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है, डिकोडिंग कोडिंग तो आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, और यहाँ ये प्रश्न गलत है, क्योंकि जब हम रिसर्च में हाइपोथेसिस की प्रक्रिया देखते हैं तो हमें एक कैलकुलेटेड और एक मिलता है टैबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। उन प्रक्रियाओं में हमें देखने को मिलता है स्टेप। तो ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्टेप ऑफ डेटा प्रोसेस का सोशल रिसर्च का पार्ट बताना है, जो कि सही ये ऑप्शन दिया नहीं है। इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर जो 61 रहा है वो बेसिकली स्टार पे रहा है, यानी कॉमन नंबर सभी बच्चों को दिए गए थे, तो प्रश्न ही गलत आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 61 का, तो प्रश्न गलत है ये, और यही रीज़न रहा कि इसमें सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं ये अगर जो प्रश्न बताऊंगा हाइपोथेसिस, तो वहाँ पे एक स्टेप बताऊंगा हाइपोथेसिस के। ये हाइपोथेसिस से प्रश्न पूछना था, बट हाइपोथेसिस का यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। और प्रश्न समंक जो है प्रसंस्करण की बात किया है, ठीक है। प्रश्न कुछ अलग है और ऑप्शन कुछ इसके अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 62 के बारे में, और ये प्रश्न है केस स्टडी को लेकर। प्रश्न अगर हम बात करेंगे तो केस स्टडी है, और केस स्टडी में आपको बताना है चरण यानी स्टेप। तो पहले तो जांच की जाने वाली घटना का ध्यान से उन इकाइयों की स्थिति की पहचान करना है, और ये स्टेटमेंट सही है, यानी पहला स्टेप आपका करेक्ट है। दूसरा आपसे कहता है कि दी गई जो घटना है उसके आधार सामग्री, परीक्षा और इतिहास का जो है संग्रह करना है, यानी ये दूसरा स्टेप भी आपका सही है। तीसरा कहता है कि उपचारात्मक और विकासात्मक उपचार के आधार पर या उसके रूप में कारकों का निदान करना और पहचान करना, यानी तीसरा स्टेप भी आपका सही चल रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कि उपचारात्मक उपाय और प्रयोग और उपचार की चिकित्सा भी देनी है, यानी ये चौथा नंबर भी आपका सही चला। अभी तक क्रम ही आ रहे हैं सारे। और फिर अंततः में क्या होता है, लागू उपचार की प्रभावशीलता को निर्धारित करना है और उसके अनुवर्ती कार्यक्रम पर बातचीत करनी है। तो यानी एक प्रकार से फॉलो अप होता है, लास्ट में फॉलो अप ही होता है, मैंने आपको कई बार बताया भी है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और ये आपका स्टेटमेंट 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में मिलेगा वो ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो अगर आप देखें पहले ऑप्शन को 1 2 3 4 5 क्रम में दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 63 लेंगे, और 63 पर अगर हम लोग बात करें तो ये पूछा है कि काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में गलत कथन हमें ढूंढना है। देखिए, शोधकर्ता गुडनेस ऑफ फैट की परीक्षण कर सकता है, बिल्कुल ये बात सत्य है, हमें गलत ढूंढना है। शोधकर्ता दो विषमताओं के मध्य भी बात करता, वही तो काई स्क्वायर होता है, ये भी बात सत्य है। शोधकर्ता जो है पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह प्रयोग कर, देखो ये पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए ये भी सही है। शोधकर्ता एकरूपता और जनसंख्या विचरण का भी परीक्षण करता है, ये भी सत्य है। प्रश्न था इसमें गलत, यानी ये भी प्रश्न का जो ऑप्शन प्रश्न तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन ऐसा कोई गलत लिखा ही नहीं इसमें। इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि कॉमन नंबर बच्चे को दिए गए थे इस प्रश्न में भी, तो ये प्रश्न जो है गलत आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसडीजी के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ, कई बार मैंने क्लासेस भी जिक्र किया हूँ कि सतत विकास लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं,
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता के बारे में बात करता है वो लक्ष्य कौन सा रखा गया है 64 का। तो सही जवाब होगा वो लक्ष्य जो है 10 नंबर का है, 10th जो लक्ष्य है उस पर बातचीत हुई है ये। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 64 है वो सेकंड वाला करेक्ट गया है। भारत में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक के अध्यक्ष कौन रहे हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है और आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे 1953 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, अगस्त 1953 में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में कि भारत में पंचायती राज संस्थानों को निम्नलिखित में से किसे या किस लिए लाया गया था या लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे सामने, सही जवाब इसका जो होगा वो ग्राम प्रशासन में कमज़ोर वर्गों का औपचारिक प्रतिनिधित्व, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है। सही जवाब अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। अगेन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 67 का। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, समाज कल्याण प्रशासन एजेंसी के लक्ष्य और उद्देश्य यानी ध्येय और उद्देश्यों की उचित समझ रखता है और ये है सिद्धांत। समाज कल्याण प्रशासन के वित्तीय मुद्दों को एजेंसी के बोर्ड सदस्य के साथ साझा नहीं करता, साझा करता, यही आपका अगर हम बात करें ये सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट चला जाएगा यहीं पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में, कार्यात्मक दृष्टिकोण। अभी मैंने हाल ही में ऑटो रैंक के बारे में जिक्र किया है, तो इसको रिलेट किया गया है समाज कल्याण प्रशासन में सामाजिक समस्याओं को निम्नलिखित में से दृष्टिकोण में इसको शामिल किया गया है। तो पहला है कि बिगड़े हुए सामाजिक कामकाज की बहाली, यह आपका करेक्ट होगा। पिछली सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों को बंद करना, ये भी करेक्ट होगा। और फिर कह रहा है आपसे अधिक प्रभावी, देखिए पिछली सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो कल्याणकारी कार्यक्रमों को बंद करना ज़रूरी थोड़ी ना है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है। प्रश्न क्या प्रश्न पूछा है कि समाज कल्याण में सामाजिक समस्याओं को निम्नलिखित में से दृष्टिकोण शामिल किया गया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि पिछली सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों को बंद करना ये बेसिकली शामिल नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, इसमें कोई इसका भूमिका होती ही नहीं है। ठीक है, पहला वाला आपका करेक्ट जा रहा है। फिर अधिक प्रभावी सामाजिक कार्य प्रणाली के लिए संसाधन और सामाजिक व्यक्तिगत का प्रावधान, यानी ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी पहला आपका करेक्ट गया है। और फिर उसके बाद तीसरा करेक्ट गया है सामाजिक शिथिलता को रोकना, है ना, उसकी रोकथाम करना, यानी आपका चौथा सही गया। तो 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होगा। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर देखिए 4 में दिया गया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, बड़ा ही अच्छा सवाल है। NCPCR का हमें पूरा नाम बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, मैंने आप लोगों से इसके बारे में भी जिक्र कर चुका हूँ। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, यानी 1, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में, सामाजिक नीति, वक्तव्य और विकास कार्यक्रम के बीच एक अंतर है। सही जवाब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी सही है। दूसरा कहता है कि इसका कारण कार्यक्रम के निर्माण और क्रियान्वयन और राजनीति और इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता की कमी है। बिल्कुल ये बात सत्य है, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि इसकी स्पष्टीकरण नहीं है, व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप थर्ड को लगाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में कि निम्नलिखित में से डैश के उद्देश्य हैं। अब ये कौन कौन से ऐसे हैं जो उसके उद्देश्य बना रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। स्वैच्छिक समाज सेवा एजेंसी के विकास को बढ़ावा देना, ध्यान देना किस के अकॉर्डिंग आएगा, किसका उद्देश्य है। महिलाओं और बच्चों, दिव्यांग जैसे विशेष सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के विशिष्ट समूहों के लिए स्वैच्छिक कल्याण कार्यक्रमों की सहायता करना और विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समन्वय और कल्याण के नए कार्यक्रमों को विकसित करना और पायलट परियोजना को विकसित करना जो अभिनव और आम आदमी के करीब है। देखिए ये सारे स्टेटमेंट तो सत्य हैं, बट अब हमें पहचानना है कि ये हैं किसके।
तो ये बेसिकली केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के हैं, जो 1953 में दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा स्थापित किया गया था, उन्हीं की ये उद्देश्य है। धारा 25 के अकॉर्डिंग 1969 में ये रजिस्टर्ड किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है इस इंस्टीट्यूट के बारे में। कौन सा अधिनियम है जिसमें वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकार को मान्यता देने से संबंधित है? सही जवाब इसका जो जाएगा वन अधिकार अधिनियम 2006, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। बात करेंगे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 डैश के लिए है। क्वेश्चन नंबर 74 सही जवाब होगा बच्चों का भरण पोषण अभावग्रस्तता से बचाना, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 75 है डैश की कमी प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण के साथ मिलकर बचपन में अंधेपन का एक प्रमुख कारण हो सकता है। 75 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, विटामिन ए की कमी से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। डैश सिफारिश के द्वारा पहली बार व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की शुरुआत हुई थी? तो सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोरे समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा 76 का। 77 1981 को डैश के रूप में घोषित किया गया है, तो कब और किसके रूप में यहाँ पे अगर हम जिक्र करें आप लोगों से तो घोषित किया गया है? सही जवाब जो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 1981 में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 78 वह प्रणाली जिसके तहत एक महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी कर सकती है और उन सभी को खुद रख सकती है जानी जाती है किस नाम से? 78 सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 उसको कहते हैं बहुपतित्व विवाह, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जे अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के पास निम्नांकित में से शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 79 है। सही जवाब इसका जो जाएगा समाज कार्य में डिग्री जाएगी, यानी डिग्री इन सोशल वर्क, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। वर्ष 2014 में शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? मैंने आप लोगों से कई बार इसके बारे में चर्चा किया हूँ। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी पूर्ण टीकाकरण। 81 परिवार कल्याण एजेंसी निम्न में से परिवारों की मदद नहीं करती है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा 81 का? तो पहला वाला बीमा सुविधा नहीं कराती, बाकी सब पर बात होती है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 82 डैश नीति का उद्देश्य 2010 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर पर लाने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। 82 हमारे सामने सही जवाब अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की है, जो ऑप्शन नंबर 2 को रिलेट कराती है। क्वेश्चन नंबर 83 है राष्ट्रीय संबद्धता और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी का स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परंपरागत नीम, ठीक है, हकीम पेशेवर, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। 84 के बारे में और सही जवाब हमें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रावधान सामाजिक सुरक्षा का उपाय माना जाता है। सही जवाब अगर हम बात करें 84 का तो एक विधवाओं के लिए पेंशन होगा, वृद्धावस्था के लिए पेंशन होगा और उसके बाद मातृत्व लाभ होगा। बाकी बैंक के लिए गलत हो जाएगा, व्यवसाय बैंक के लिए भी गलत हो जाएगा। तो ए बी ई जो ऑप्शन नंबर पहला है ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। हमें मैच करने हैं, देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन वगैरह भी। 85 का बहुत ही इजी सवाल है और तो हम देखेंगे यहाँ पे पहला जीवित रहने का अधिकार किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीवित रहने का अधिकार किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वेश्चन नंबर 85। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि सबसे पहले जीवन के लिए एक बच्चे के अधिकार और उन ज़रूरतों को शामिल करने को आप रिलेट कराइए, ये करेक्ट हो जाएगा। विकास का अधिकार, शिक्षा, खेल और अवकाश, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सूचना तक पहुँच और विचार विवेक, धर्म की स्वतंत्रता को रिलेट कराएगा। यानी पहले का 3 गया है और बी का 4 गया है।
संरक्षण में अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली आवश्यकता वाले बच्चों के सभी प्रकार के दुर्व्यवहार की उपेक्षा करना, यानी सी का सेकंड गया है। और भागीदारी का अधिकार जो बचेगा वो आपका ए जाएगा, यानी डी वाले का एक जाएगा। तो आपको बता दूं 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा 85 का, यानी सेकंड वाला सही रहेगा। वहीं बात करेंगे अगर हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को चलाया गया, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू हुआ ये। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भूमिकाएं जो है इसमें शामिल की गई हैं। पहला तो एक है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये आपको पता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय भी आपको पता है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी अगर हम बात करें तो 86 का ए और सी जा रहा है, और ये आपका डी गलत हो जाएगा। ए सी डी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें HDI के बारे में, विस्तृत रूप है और 3 प्रमुख घटक उसमें शामिल किए गए हैं HDI में। सही जवाब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर HDI के अंतर्गत सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक, दीर्घ आयु और ज्ञान और आय को शामिल किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 88 के बारे में। सुगम भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी मिशन विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है। सही जवाब PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी का विकास। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा 88 का। बात करेंगे संस्कृति विलंबना, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्चर लैग। बड़ा ही अच्छा सवाल है इस पर, और मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी है। तो सही जवाब जो जाएगा, एक ऐसी स्थिति जिसमें संस्कृति के कुछ भागों में अन्य संबंधित भागों की अपेक्षा परिवर्तन तेज दर से या तेज दर में होता है, फिर परिणाम स्वरूप व्यवधान उत्पन्न होता है, उसको कल्चर लैग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 89 का। वहीं बात करेंगे 90 के बारे में। निम्नलिखित में से सामाजिक समस्या के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य तो वही ध्यान रखेंगे, एक समस्या को हमेशा, यहाँ पे ट्रिक मैंने बताया है, केवल हमेशा जो एक सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है, ये गलत हो सकता है और है भी गलत। 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में किशोर अपराधी की आयु निर्धारित की गई है। 91 का सही जवाब अगर होगा तो लड़कों की बताया गया है 16 साल का और लड़कियों को बताया गया 18 साल। ये किशोर अपराधी आयु के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में नशीली पदार्थों का दुरुपयोग से संबंधित है। 92 का सही जवाब हमें बताना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम जो 1985 का है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है जो 1985 का है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल देखेंगे 93 नंबर का सवाल। निम्न में से कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है। गरीबी का आयाम नहीं है, जो बेसिकली संसाधनों तक पहुंच है वो गरीबी का आयाम नहीं है, बाकी सारे आयाम माने जाते हैं, इसलिए इस 93 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समस्या की विशेषता नहीं है। 94 नंबर का सवाल हमारे सामने ये कहता है कि सामाजिक समस्या आपस में जुड़ी नहीं होती है, ये विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषता हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा 94 का। 95 हमारे सामने सवाल आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर न्यायालय के अंतर्निहित दर्शन का सही वर्णन करता है। सही जवाब दंडात्मक और बजाय सुरक्षात्मक। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 96 है, सामाजिक अव्यवस्था को लक्षणिता है, मतलब सामाजिक अव्यवस्था की लक्षणिता है, मतलब जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है उसका लक्षण कौन कौन से हैं। 96 आपसे पूछ रहा है। सही बताऊं तो सहयोग की कमी भी लक्षण है, सामान्य मूल्यों की घटता विश्वास भी है, एकता का खलल और अनुशासन की कमी। सभी यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, सभी सही है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही चला जाएगा। 97 है, नशा करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लक्ष्य इस प्रकार होते हैं। सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पहला तो संपूर्ण परहेज होगा, दूसरा व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में सुधार, तीसरा व्यक्ति की शिक्षा, नौकरी, सामाजिक भूमिका में को फिर से शुरू करना,
और परिवार में पुनः प्रवेश, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जाएगा वो थर्ड करेक्ट जाएगा 97 का, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सभी करेक्ट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे सामने, केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी आयामों के रूप में निम्नलिखित विभाग की स्थापना की है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि प्रशासनिक सतर्कता का जो है प्रभाग ये शामिल रहेगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो भी शामिल रहेगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग भी शामिल रहेगी, घरेलू सतर्कता इकाई भी शामिल रहेगी। सभी करेक्ट हैं, इसलिए 98 वाले का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे निम्नलिखित 99 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं है। 99, तो मुझे तनाव से बाहर जाने के लिए पेशेवर की मदद की ज़रूरत है, ये बेसिकली वाक्य जो है परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से किसे ट्रांसैक्शनल एनालिसिस का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 100, सही जवाब एरिक बर्न, ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, 101 की अगर हम लोग बात करें, हमने पहले भी बता रखा है, मुक्त साहचर्य फ्री एसोसिएशन, सही जवाब जो जाएगा सिगमंड फ्रायड का नाम जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा। विचारों को समझने का एक उदाहरण के रूप में स्वप्न विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है। सही जवाब जो जाएगा वो मनोगतिकीय दृष्टिकोण से, साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट से ये बेसिकली रिलेट कराता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड ही माना जाएगा 102 का। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने मानव व्यवहार को समझने पर बल दिया है। 103 नंबर का सवाल हमारे सामने। सही जवाब हमें बताना है, सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी है जो मानव व्यवहार को समझने पर बल देता है। मानव व्यवहार को समझने बल कौन देता है, सामाजिक शिक्षण मानव व्यवहार को। ठीक है, बात करेंगे 104 नंबर का सवाल और आज का आखिरी सवाल है, परामर्श संबंध समाप्त होने के बाद भी जिसकी सहायता की वह कैसा कर रहा है, यह जांच करना क्या कहलाता है। 104 का सही जवाब जाएगा अनुवर्तन, फॉलो अप कहलाता है। परामर्श संबंध समाप्त होने के बाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉलो अप कहलाती है, जिसको अनुवर्तन कहते हैं हम लोग। सही जवाब MPPSC की ऑनलाइन क्लास सोशल वर्क में लेना चाहते हैं, सोशोलॉजी से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर, कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से समाज कार्य में संपूर्ण जानकारी भी ले सकते हैं। आज जो है 24 अप्रैल आ चुका है, ये सिलेबस आपको नेक्स्ट मंथ में आपका समाप्त कर दिया जाएगा, यानी नेक्स्ट मंथ मई में आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा और हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ताकि वही चीज़ें पढ़ाई करें जो एग्ज़ाम में हमने पूछा जाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमसे जो है कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।